हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि अपोजिशन जमातों का इजलास है उनका प्लान के मुताबिक चल रहा होता तो इस वक्त तक इस्तीफ़े लहराए जा चुके होते और 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा देने के बाद या अगर नहीं देते तो PDM जो है 31 जनवरी या 1 फरवरी को सड़कों पर होती इस्लामाबाद की जानिब। मगर अचानक ऐसा मोड़ आया है कि PDM की जो दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके दरमियान जो है उनके मौक़िफ़ गो के पहले भी ऐसे ही थे मगर अब ख़ासे वाज़े हो चुके हैं कि पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए वज़ीर आज़म को चेंज करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सेनेट इलेक्शंस ना होने के लिए शायद अपोजिशन जमातें जिनके पास ज़ाहिर एक सूबा भी है सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो इस्तीफ़े दे देंगी तो इस तरह शायद इलेक्शन नहीं हो सकेगा। अब मगर तब्दीली आ गई है और गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ बिलावल भुट्टो लाड़काना में उन्होंने खिताब किया और कहा कि वो चाहते हैं कि PDM को कायल करें। किस बात पर, सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आइनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़ या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जी अदम एतमाद लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि शायद उनका ख्याल है कि जो रैलीज़ हो रही हैं उससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा। कल जो उनके वालिद साहब हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनका एक बयान आज अखबारों में भी छपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगले चंद माह जो हैं वो सियासतदानों के लिए ख़ासे क्रूशल हैं और जो सूरत हाल है उनका ये कहना है कि शायद उन्हें लगता है कि हुकूमत अपने ही बोझ तले खुद गिर जाएगी। आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसकी सदारत नायब सदर मरियम नवाज़ ने की और उनसे भी जैसे ये इजलास ख़त्म हुआ तो उनसे भी यही पूछा गया कि जनाब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि पार्लियामेंट में रहेंगे, आप इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक वायबल सोल्यूशन है? सुनिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला, इस्तीफे भी आएंगे और ये हुकूमत घर भी आएगी। जी, वो ये कह रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद में उन वो क़ुव्वतें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो ज़ाहिर है हमने माजी में भी देखा कि तहरीक अदम एतमाद, और ज़्यादा दूर ना जाएं तो सेनेट चेयरमैन जो हैं सादिक संजरानी साहब, उनकी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो खड़े तो हुए थे उनके ख़िलाफ़ बहुत से लोग 64, मगर एंड रिज़ल्ट में वो सादिक संजरानी साहब को मेजॉरिटी मिल गई। और मज़े की बात यह कि अब वही सादिक संजरानी साहब अपना व्यू जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जहाँ ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हाँ, अच्छा, और तो कोई क्लिप्स नहीं है? नहीं, अभी राजा परवेज अशरफ का था, वो बोले हैं उसके बाद कि हम अभी भी कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ना भी चलाए तो एक ही बात है। अच्छा, अब देखिए, अब इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, बिलावल बात कर रहे हैं अदम एतमाद की, ये बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्चों की, इस्तीफों की, एहतजाज की, ठीक है, एक करके इनको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करते हैं। अब मेरी नज़र में जब भी आप कोई हिकमत अमली अपनाते हैं या कोई स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं तो पहले आप देखते हैं कि माजी में ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही या नहीं रही, अगर हाँ तो कैसे और ना तो क्यों, राइट? और फिर आप देखते हैं कि हाल में कौन सी वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकें। स्ट्रैटेजी भी ये होती है कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हासिल बारहा मौलाना फजलुर रहमान जो फ़िलहाल सरबराह हैं PDM के, वो बारहा ये कह चुके हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि वन पेज पर है इस हुकूमत के, वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे से हट जाए तो ज़ाहिर है फिर मैनिपुलेशन का रास्ता खुलेगा, MQM होगी या काफ लीग होगी जो ज़रा इधर उधर हुई, ये उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मकासद पर हम आते हैं। हाँ। पहले स्ट्रेटजी जो है अदम एतमाद की, ठीक है, अब ये तो आपने भी अभी बोल दिया है, साजिद संजानी का केस आपने दे दिया और मेरे ख्याल नून लीग वालों ने भी ये बात की है कि सर उसमें कौन सा कोई हमने
मतलब तीर मारा था, मतलब तीर तो मारा था, तीर पकड़ा था बल्कि मारा नहीं था, कि अब ये हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तकरीबन 11 दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशंस इस्तेमाल किए, ज़्यादातर स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर्स के खिलाफ, सिर्फ शायद 4 इफेक्टिव हुई हैं। यहाँ पर बात हो रही है वजीर आज़म के खिलाफ, जिसकी शायद मुझे अगर सही याद है तो एक दफ़ा पहले ही हमने आजमाया था, और ये था 1989 में, जब थोड़ा सा आज की पोजीशन का ही एक तरह से एक मिरर इमेज था कि बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, और अपोजिशन की एक जमात थी जिसको हम प्यार से बोलते थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और जिसमें ज़ाहिर नून लीग वाज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। अच्छा, अब ये तो क्लियर है, और ये कोई मतलब मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आईजीआई को तकरीबन मुकम्मल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, ठीक है, बिल्कुल बनाया था, चलाया था, पाला था, फंड किया था, वो तो यार सारी ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे ना, वो रिकॉर्ड खोलोगे तो 3 शोज सिर्फ उस पर आपको निकालने पड़ेंगे। और अभी अभी आई थी बेनज़ीर 1988 में, तो कोई ज्यादा मतलब मजबूत पोजीशन नहीं थी, ये भी हमें पता है। अगर उन सूरत हाल में नो कॉन्फिडेंस मूव डिफीट हो जाता है तो एक पेज के दौर में आप उसको कैसे कामयाब करोगे? तो ये तो आइडिया मतलब है ही नॉन स्टार्टर, और मेरा ख्याल है कि शायद नून लीग को खदशा यही है कि ये फ्लोट करने का मतलब ही है कि सर आप जाएं, हम तो सर पीछे ही हट रहे हैं, जिसके भी इंडिकेशंस पहले भी मिल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी बात की थी कि सर मैं तो जरदारी साहब पे ट्रस्ट ही नहीं करता जरदारी साहब पर। तो ये तो नो कॉन्फिडेंस तो मींस लाइक वी आर डूइंग नथिंग, मतलब कि ये हम एक अंगूठा काट के अपना नाम शहीदों में लिखा देंगे, लेकिन हमें पता है कि इससे जंग नहीं जीती जाएगी, कामयाब नहीं जीती जाएगी, कामयाबी नहीं होगी। नेक्स्ट पर आते हैं लॉन्ग मार्चेस पर। लॉन्ग मार्चेस भी कब कामयाब हुई है पाकिस्तान की तारीख में? अगर आप देखें, तख्त हिलता है, तख्त हिलता है, लेकिन तख्त गिरता नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर मुझे याद है 92 में जो बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रेन लॉन्ग मार्च किया था, उसके बाद बहरहाल इवेंचुअली जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा 93 मैं अर्ज करूं? जी जी इजाज़त सर। पीपल्स पार्टी ने एमआरडी की 2 तहरीकों की नाकामी के बाद गैर एलानिया फ़ैसला कर लिया था कि अब इस्टेब्लिशमेंट से फेस टू फेस टकराव नहीं करना, और उसके बाद से आज तक तहरीक उस तरह से नहीं चली जिस तरह से एमआरडी की 83 और 86 की तहरीकें चली थी। इसकी रोशनी में अगर हम देखें पिछले 30, 35, 40 साल एक इनकलाबी पार्टी किस तरह कन्वर्ट होती है। वादे कुरान और हदीस नहीं होते, आपको याद होगा, नहीं होते ना, ये आपको याद है किसने कहा था? अच्छा, नवाज शरीफ की जो 3rd टर्म थी उसकी पहली ईंट आपको याद है कैसे खींची गई थी? बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला, उनका नीचे से कालीन खींच लिया गया था। अपने तौर पे ये पॉसिबल नहीं था अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी हाथ ना मिलाती। ये तो कल की बात है ना। और जरदारी साहब को मुझे याद है कुद्दूस बजंजो को वज़ीर आला उन्होंने बनाया था। कुद्दूस बजंजो ने कहा कि जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, जो वो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, ठीक है। तो फिर उसके नतीजे में पहला जो है ईंट वहाँ से निकली और उसके बाद हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। सेनेट में सादिक संजरानी रज़ा रब्बानी के मुकाबले में तरजीहात चेक करें ज़रा आप। सादिक संजरानी हो गए पीपल्स पार्टी का, जाहिर है कि बलूचिस्तान के हवाले से एक जो भरपूर किरदार था उसमें। फिर अदम एतमाद की तहरीक पे आप दोनों बात कर चुके हैं, 64 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम संजरानी के ख़िलाफ़ हैं, जब वोट पड़े तो 50 थे, ठीक है। अच्छा, आज के दौर में 20 सितंबर की अभी तारीख याद रखें, पीडीएम अभी पैदा नहीं हुई है। जरार साहब जी, पीडीएम अभी पैदा नहीं हुई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई इस्लामाबाद में? पीपल्स पार्टी ने, एन ने नहीं बुलाई या मौलाना ने नहीं बुलाई। उसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई
और उसमें एक वेग सा शेड्यूल रखा गया कि पहले बड़े जलसे होंगे, फिर जो है इस्तीफे जमा कराए जाएंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा और फिर ये होगा फलाना। और मेज़बान जो था यानी पीपल्स पार्टी, उसने एग्री किया। उसके बाद दूसरे इजलास में उसको सीमेंट किया गया और फिर शेड्यूल के मुताबिक काम शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब, काम शुरू हो गया। जब बड़े शहरों में जलसों की सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग शुरू हो गई। इस पे आए कि पहले इस्तीफ़े जमा कराए जाएं, कोई डेडलाइन दी जाए या लॉन्ग मार्च की डेडलाइन दी जाए या क्या किया जाए। तो पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। जो जो तय हो रहा था उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस्तीफ़े पार्टी क़यादत तक जमा कराने तक तो ठीक था, लेकिन जब बात आई कि अब इस्तीफ़े हम देंगे फला तारीख को, तो फिर ये ऑब्जेक्शन किया गया कि जी हम अपनी मजलिस आमला से पूछ लें, उसके बाद आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल, जवाब ये था कि इस्तीफ़े देने ठीक नहीं है, हमें ज़िमनी इंतखाबात में भी इलेक्शन हिस्सा लेना चाहिए और सेनेट में को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इमरान खान मेजॉरिटी हासिल कर लेगा। बात माकूल थी, बाकी कंपोनेंट्स ने मान ली। उसके बाद जब लॉन्ग मार्च की बात आई, लॉन्ग मार्च के साथ भी पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मौजूद थी शुरू के महीनों में। ये जो अचानक ये जो बिलावल साहब का बयान आया कि तहरीक अदम एतमाद, यार तहरीक अदम एतमाद आप देख चुके हैं पिछले 4 साल में क्या हशर हुआ, अब भी तहरीक अदम एतमाद का क्या हशर होगा। तो ये जो यू टर्न है या सेमी टर्न है या 180 डिग्री है या वट एवर है, इससे होता कुछ नहीं है। जो मोमेंटम है उसके टायरों से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब मसला ये है आप वाली थ्योरी कि भैया पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है। पीपल्स पार्टी इसलिए कर रही है कि पीपल्स पार्टी के पास अपना एक घर है और आजकल सर्दी ज्यादा है, सिंध में जो है वो रह रही है, सिंध की हुकूमत उसके पास है। बाकी पार्टियां तो सड़क पे हैं, उनके पास तो कहीं हुकूमत नहीं है, सिर्फ छुपाने की नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ये कर सकती है, लेकिन इसका ओवरऑल पीपल्स पार्टी सिंध में तो रहेगी, ओवरऑल इस तरह की जो स्ट्रेटेजी या जो तस्वीर बनेगी पीपल्स पार्टी की, बाकी मुल्क में क्या उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती, मैं इस बारे में नहीं कहता। मैं आपको एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आके ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के ऐसे क्या मजबूरियां हुई, क्या राब्ते हुए कि जिसके बाद से ये चेंज आया है इस वक्फे के बाद। देखें, हमने वेलकम बैक। सियासत में कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर ही फैसले होते हैं। तो हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, बज़ाहिर तो उनका स्टैंड ये है कि बिल्कुल हम सियासत में बिल्कुल मदाखलत नहीं चाहते, किसी भी तरह की मदाखलत नहीं चाहते। और आज भी आपने मरीम नवाज़ को सुना कि वो कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद ये है कि हम उन्हीं पावर्स को इन्वॉल्व करें, तो लिहाजा इसलिए वो उसको सपोर्ट नहीं करती। बहरहाल पीडीएम का इजलास, शी इज़ लॉजिकली राइट, हाँ शी इज़ राइट। मगर पीपल्स पार्टी की जो चेंज आई, आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ने खुद बुलवाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और फिर पीडीएम का वो भी रखा, मगर इस दरमियान हुआ ये कि जो राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी से बहुत बढ़े। उसका एक छोटा सा सबूत ये है, हाँ सभी के साथ है, नून के साथ भी है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगस्त में नैब एक वारंट निकालता है, अगस्त सितंबर की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट, वारंट निकालता है। जरदारी साहब का केसेस चल रहे होते हैं, मगर अचानक ये खबर आती है कि जरदारी साहब बीमार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल चले गए हैं, और वो वारंट कहाँ गया किसी को पता नहीं चलता। बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब से भी राब्ते हैं। और एक मुझे वाक़या इतना, और ये अभी बिल्कुल मुस्तक़बिल माजी करीब का वाक़या है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के एक साहब ने फ़ोन किया कि वो बात करना चाह रहे हैं, तो बिलावल साहब आधे घंटे के अंदर जहाज़ पे चले गए उनसे बात करने के लिए।
कि क्या बात करनी है और क्या वो हो रहा है। और ये उनकी उस स्टेटमेंट के बाद आया जिसमें वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट वालों अब मुझे कोई फ़ोन नहीं करना, मुझसे कोई रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है सामने जो पोस्चरिंग होती है वो फ़र्क होती है, जो बैक पे होती है वो फ़र्क होती है। तो पीपल्स पार्टी को जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि एक तो सिंध को लूज़ करें। उनका ये ख्याल है कि अगर सिंध में गवर्नमेंट जाती है तो शायद फिर यहाँ गवर्नर रूल आ जाए। नहीं, वापस तो मेरा ख्याल में मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन जाहिर है कुछ टाइम बाद मिलेगी। फिर चीज़ें क्या फ़र्क होती हैं वो और मसला है। मगर पीपल्स पार्टी का एक और बड़ा मसला ये भी है कि सिंध से बाहर उनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है पंजाब के अंदर। और जब बैटल फॉर पंजाब ही हमारी पॉलिटिक्स का जो मरकज़ है, वहाँ नून लीग के अलावा फ़िलहाल आपको कोई नज़र नहीं आता। तो बिलावल ने, आपको याद होगा, 2 बरसों में, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी वो पंजाब गए, वो वहाँ बैठे भी रहे और लेकिन कोई भी डेंट नहीं पड़ा मिला। हाँ। अच्छा, अब देखें, अब जहाँ तक, अब अगेन आपने कहा ना कि एक होता है सामने का स्टांस और एक होता है जो चीज़ आप कबूल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वैसे हाथी के दांत वाली जो मिसाल होती है ना, बार बार देता है बंदा। पीडीएम का ये है, अब जाहिर है कि जो मैक्सिमम उनकी डिमांड है वो तो मुझे नामुमकिन लगती है ना कि वज़ीर आज़म ने कोई इस्तीफ़ा नहीं देना और मुश्किल है कि कोई नई इलेक्शन हो। जितनी भी इनकी स्ट्रेटजी है, और अब वसत आपने ब्रेक से पहले शायद ये सवाल पूछा था कि मोमेंटम लूज हो जाएगा। मेरा ख्याल है मोमेंटम तो पहले ही लूज हो रहा है और धीरे धीरे हम यही देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप जाएं लॉन्ग मार्चेस पर, ठीक है, तो कितनी लॉन्ग मार्चेस हुई हैं सर? तायरुल कादरी वाली लॉन्ग मार्च अगर हम सिर्फ रिसेंट पास्ट को देखें, उससे हुकूमत हिली लेकिन गिरी नहीं। ठीक है, फिर इमरान खान की मार्च थी ऑन टू इस्लामाबाद और फिर वो 126 दिन का धरना, जितना भी, उससे भी हुकूमत हिली, केओस काफी हुई लेकिन गिरी नहीं। वो फिर इलेक्शंस आए और फिर उसमें जो भी हुआ है, और वहां से ही ये सारी बोन ऑफ कंटेंशन शुरू होती है। ये आपने जो हवाला दिया था ना 92 में बेनज़ीर भुट्टो का, ठीक है, तो 92 वाली जो लॉन्ग मार्च थी उसने एग्जैक्ट अपने मकासद उस वक्त नहीं हासिल किए। अगले साल फिर गुलाम इसाक खान 93 में डिसमिस करते हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस नसीम हुसैन शाह उनको रिस्टोर कर देते हैं 93 में। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो एक वार्निंग देती है या धमकी दें या एक ऐलान करती है कि मैं अपने लाखों साथियों के साथ पहुंचने वाली हूं इस्लामाबाद, जिसके बाद उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको कहते हैं कि सर बेहतर है कि आप दोनों ही हट जाएं और हम नए इंतखाबात करते हैं। तो वह पॉइंट है कि जैसे उन दिनों में भी, हाँ, ऑल रोड्स लेड टू इवेंचुअली रावलपिंडी, जैसे कहते हैं ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम। अभी भी तो वही है ना। देखिए, ये लॉन्ग मार्च अगर करेंगे, इसका मकसद है कि शोर मचाओ, वक्त पाओ, ठीक है, ताकि एस्टैब्लिशमेंट या तो इनको हटा दे या तो फिर अपने आप को पीछे विथड्रॉ कर दे। अब ये दोनों सूरत हाल, ये दोनों सिचुएशंस कितनी पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि वो हटाएंगे, बिकॉज इवेंचुअली देखिए लॉन्ग मार्च से एक प्रेशर बनता है, लेकिन वो स्विच उनके हाथ में नहीं है। दोनों सूरतों में हमारी पूरी तारीख बताती है कि इस पूरे ड्रामे में हमेशा जो विन विन सिचुएशन होती है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की होती है। बिल्कुल, अगर उसके मफाद में है कि तहरीक आप चलाएं और बार्गेन वो करें, स्पेस वो लें, सही, तो आपको तो उन्होंने प्यादे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर उनसे नहीं बन रही तो फिर वो कहते हैं अच्छा आप हटें, अब नए प्यादों को अंदर ले आए। पूरी हिस्ट्री में यही कोरस, यही सिम्फनी बजती आ रही है। मैं अगर 1953 की एंटी कादियानी मूवमेंट बज़ाहिर एक मजहबी तहरीक थी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, एंटी कादियानी मूवमेंट चली, नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल थे, उन्हें घर भेजना था, वो घर चले गए और उनकी जगह गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की क्लिक वो आ गई। यानी उस मोमेंट को इस्तेमाल कर लिया। ये तो इसकी बहुत आपको मिसालें मिल जाएंगी। अच्छा, अयूब खान को अपोजिशन ने घर नहीं भेजा, इवन 65 की वॉर जो है उसने हिला जरूर दिया लेकिन घर नहीं भेजा। इवन 68 में भुट्टो, असगर खान, शेख मुशीब, भाषानी, तलबा तहरीक सब हुए, नहीं घर भेजा। घर किसने भेजा? याह्या खान 25 मार्च को आता है, अपना पिस्तौल जो है इस पे रखता है टेबल पे कि सर
हालात बहुत खराब हैं, बस इतना जुमला का अंपायर की उंगली उठती है ना सर, इतना जुमला का अंपायर की उंगली उठती है ना, तो अंपायर की जो उंगली है अगर यूं उठे तब भी उसका फायदा है और यूं उठे तब भी उसका फायदा है। प्यादे अलबत्ता हम होते हैं और हम आज जो नून लीग का इजलास हुआ तो वहाँ किसी ने पूछ लिया मरियम साहिबा से कि अच्छा आप बिल्कुल ये कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च भी हो जाए, इस्तीफे भी हो जाएं और बड़ा हार्ड स्टांस है, मगर ये बता दीजिए कि ये फैसला किसने किया था कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी और उसके लिए वोट करना है। ये भी अब आ तो जाता वो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नून लीग ने खुद अपनी तरफ से जो कंसेशंस माजी में दी गई हैं ये तो हमेशा आपको आके हॉन्ट ही करती है और करती रहेंगी, और मतलब आगे जाते हुए शायद इस हुकूमत को भी हॉन्ट करे, कुछ नहीं पता, आने वाले कल का कुछ नहीं पता होता किसी को भी। लेकिन अगेन देखिए ये जो आपकी जो दूसरी वाली थी ना कि इसको हटा के आप इसको ले आए, अभी तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कौन सी चॉइसेस चॉइसेस नहीं बची ना, हिज़्ब रजिस्ट्री का मूड है और उनका मफाद का तकाजा अगर हुआ बिल्कुल तो हालात भी बन जाएंगे, हालात भी बन जाएंगे लेकिन मुझे मुश्किल लगता है इस वक्त पे, बिकॉज़ देखिए अगर आप देखो बात सुनो, मैं एक मिसाल दूं, पनामा केस, अगर एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से सेटिस्फाई होती तो कोई मसला नहीं, तो पनामा केस भी फॉरेन फंडिंग केस में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही अच्छा, है। मुझे लेकिन अगेन देखिए उस वक्त ना आपके पास बी टीम पड़ी हुई थी ना, हाँ वही, हाँ इस वक्त आपके पास कोई बी टीम नहीं है। और अगर आप देखें कि देखिए कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आती है ना स्टांस में। एक स्टांस है कि सर ये तो मतलब कठपुतली है, ये सिलेक्टेड है, जो वो कहते हैं ये वही करते हैं, लेकिन फिर आप कुछ देखते हैं कि कुछ चीजों में ये बात भी होती है कि जी वो ऐसा करना चाह रहे थे, ये नहीं करना चाह रहा, तो यू कैन नॉट हैव बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है ना। ये एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि अगर इस वक्त वो पीछे से हटती है तो जिनसे उन्हें बात करनी पड़ेगी तो वो शायद हायर पेडिस्टल पे होंगे, क्योंकि वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इनको जो लेके आए हैं आप, तो आपने गलती कर दी है। तो एस्टैब्लिशमेंट मेरे ख्याल में इस मामले में बड़ी कॉशियस है कि किसी तरीके से ये जो पूरी टर्म है, अगर हटा दे तो फिर तो मान लिया ना कि आपने गलती, एग्जैक्टली, और अगर ऐसा कर लिया तो फिर एस्टैब्लिशमेंट गलती मानेंगे लेकिन अपने तरीके से, स्टाइल से। बहरहाल बॉटम लाइन मेरी नजर में है कि शोर मचेगा, मार्च हो सकती है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इसका वो नहीं आने वाला जो ये सोचते हैं। देखते हैं, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में जब तक किसी चीज़ पर कंट्रोवर्सी ना हो तो हमारा खाना हजम नहीं होता, बिल्कुल सौंफ की तरह हम कंट्रोवर्सी को भी खाते हैं। पिछले 2 दिनों में ऐसा ही कुछ हुआ जब एक खबर आई कि वफाकी हुकूमत गौर कर रही है कि इस्लामाबाद के सेक्टर F9 में जो फातिमा जिन्ना पार्क है उसको गिरवी रखा जाए और इसके अगेंस्ट एक 500 बिलियन रुपीस का लोन लिया जाए। अब जाहिर है जैसे ये खबर आई तो एक शोर मच गई, हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी आ गई कि क्या अब इतने बुरे वक्त आ गए हैं कि हम अपने पार्क्स को भी गिरवी रखें, अगर हम ये कर्ज नहीं अदा कर सके तो क्या वो पार्क को उठाकर कहीं और ले जाएंगे या इसके ऊपर बिल्डिंग कर देंगे या कब्जा कर देंगे, क्या होगा इसका। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि पिछले दौर में भी बिल्कुल यही शोर मचा था जब ये खबर आई थी कि मोटरवेज को भी गिरवी रखा गया है, तो आपको प्लेज किया गया और आपको अच्छी तरह से याद है कि यही बातें हुई थी पीटीआई की तरफ से ऑन सो फोर्थ। पिछले साल जो था वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्लेज कर दिया गया है, तो ये काफी इस पर उस वक्त भी शोर मचा था कि ये हो क्या रहा है। इस रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद जो वजारत ख़जाना है उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आती है, उन्होंने कहा कि नहीं जी M1, M2, M3 जिन्ना एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इसी तरह गिरवी रखा गया है। और ये जो F9 की जो बात हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत एक सुकुक बॉन्ड फ्लोट कर रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि कर्जा लिया है और अगर वसूल नहीं हुआ तो इस पर कब्जा हो जाएगा। तो सवाल ये बनता है कि ये सुकुक है क्या, और क्या ये वाकई ही इतनी डेंजरस या कंट्रोवर्शियल बात है जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है। तो ये बात समझाए हमारे साथ हैं अमार मसूद खान। अमार बताएं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है F9 के बारे में, ये क्या एक स्टॉर्म इन द टी कप था या वाकई इसके पीछे कुछ है?
देखें ज़रार बिल्कुल ये स्टॉर्म इन अ टीकप ही था। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक आम और जैसे हम कहते हैं ज़बान में वनीला ट्रांजैक्शन है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि इतना शोर मचे। ये उससे पहले हम लोग मोटरवे, एयरपोर्ट्स और अब ये पार्क जो है ये भी सुकूक के लिए, मोटरवे एयरपोर्ट सुकूक के लिए पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। आई थिंक इसमें ज़रूरी ये है ये समझना कि सुकूक होता क्या है, लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन है। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे बड़ा एक मसला होता है, लोग मिलियन और बिलियन को बहुत आसानी से कंफ्यूज कर जाते हैं। ये तो है। ये जो है ये बेसिकली $500 मिलियन की यहाँ पे बात हो रही है, कहीं पे जिक्र होता है $500 बिलियन, इसमें 1000 के फैक्टर का फर्क है। यानी कि अगर $500 बिलियन इसके कोई दे रहा है तो आप पार्क के साथ साथ 2-4 चीज़ें और भी दे दें और वो ले लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बहरहाल चलें इसकी बात करते हैं। $500 मिलियन का बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम एक सुकूक इशू करते हैं। सुकूक क्या होता है? हुकूमत होती है, कोई भी हुकूमत होती है, उसके कुछ खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं और कुछ उनके रेवेन्यू होते हैं जो उनकी इनकम होती है, टैक्सेस के थ्रू होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, बहुत ज़्यादा केसेस में ये होता है कि जो खर्चे होते हैं, अखराजात जो होते हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एक डेफिसिट होता है इसको किस तरह कवर किया जाए, इसके लिए हुकूमत क्या करती है, मार्केट में जाके बोरो करती है, कर्जे लेती है, जो कि कर्ज़ों की आए दिन हम लोग बात करते रहते हैं। अच्छा, जब इंटरनेशनल मार्केट में कर्जे लेती हैं वो 2 किस्म के कर्जे ले सकते हैं। एक होता है कि जी आप कन्वेंशनल यूरो बॉन्ड इशू कर लें। उसमें होता ये है कि आप इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि यार हमें कर्जा चाहिए, आप हमें पैसे दे दो, हम आपको हर साल जो है इसकी कुछ 6% या 5% जो भी मार्केट का रेट होता है उसके हिसाब से सूद देते रहेंगे। कहते हैं बिल्कुल जी ठीक है, आप हमसे $500 मिलियन ले लें, हमें 5 साल तक ये सूद देते रहें, 5 साल बाद हमें आप पैसे वापस कर दीजिएगा। बहुत सीधी सादी ट्रांजैक्शन होती है। सुकूक जो होता है, सुकूक बेसिकली एक इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट है, एक शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट है। सुकूक में ज़रूरी ये होता है, शरिया के ऐन मुताबिक एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है कि ये एसेट बैक्ड होनी चाहिए, इसके पीछे कोई एसेट चाहिए, कोई टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए जिसको आप छू सकें, जिसको आप देख सकें, वो उसके पीछे उसकी बैकिंग होनी चाहिए। नॉर्मल जो बॉन्ड इशू होते हैं उनमें कोई टेंजिबल चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ आपका जो प्रॉमिस होता है, वादा जो होता है, वही एक इनफ होता है। अच्छा, तो सुकूक के लिए हमें फिर यानी कि किसी ना किसी चीज़ का हम इन्वेस्टर को बोलते हैं कि यार ये हमारे पास एक एयरपोर्ट है, ये पार्क है, आप ऐसा करो कि ये हमारे पास रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट आप जो है हमें लोन दे दो, हम उसको आपकी पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली इस तरह ट्रांजैक्शन वर्क होती है। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये हमने प्लेज करा दी है या ये है कि कोई इन्वेस्टर जो हमने गिरवी इसको नहीं रखा। अमार सॉरी कलामी के लिए माजरत, एक छोटा सा वक्फा लेना है, फिर आपसे बात जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अमार मसूद के साथ, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुकूक होते क्या हैं। तो अमार, आप कह रहे थे कि इसका ये मतलब नहीं है कि F9 पार्क को गिरवी रखा जाएगा, इन द सेंस कि वो पोजेस नहीं हो सकता। तो अगर जो कोई भी असासा हम प्लेज करें सुकूक के लिए, अगर इसमें किसी तरह से डिफॉल्ट होती है तो बॉन्ड खरीदने वालों को क्या फायदा मिलेगा अगर उनको ये प्रॉपर्टी कभी मिल ही नहीं सकती? देखें, वो एक चीज होती है रीफाइनेंस, वो बॉन्ड रीफाइनेंस हो जाएगा, बहुत सीधा सा हिसाब होता है ये बेसिकली। अब वो अगर आप इन्वेस्टर भी हो ना, आपके कोई फायदे में नहीं है कि जी आप पार्क पे कब्जा करके बैठ जाएं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन ना हो। तो उसका तरीकेकार ये होता है, अगर डिफॉल्ट करने होने वाला हो तो आप नेगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं कि यार हमारे पास अगर $500 मिलियन का है, आप $500 मिलियन अगले 5 साल के लिए और रीफाइनेंस कर दो, जो कि हम करते आते हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो आप कहते हैं कि जी इस पे हेयर कट ले लो, हम 500 के बजाय आपको $400 मिलियन देते हैं, जो कि अर्जेंटीना आए दिन जो है वो करता रहता है नॉर्मल बॉन्ड्स में। ठीक है, सुकूक का मैं जरा ये जरूरी समझूंगा समझाना कि इस्लामिक शरिया कंप्लायंस के लिए जो है सुकूक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरिया में आप सूद नहीं दे सकते। तो उसमें होता है एसेंशियली ये है कि जो एसेट होता है वो पार्क है, और पार्क का एसेंशियली हुकूमत पाकिस्तान किराया दे रही होगी उस इन्वेस्टर को। ये एक स्ट्रक्चरिंग का एक मैकेनिज्म है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेज हो गया है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एक सर्टेन एसेट है, चाहे वो मोटरवे हो, पार्क हो, एयरपोर्ट हो, उसका किराया उस इन्वेस्टर को दे रही है। जब वो बॉन्ड उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, हुकूमत पाकिस्तान का एसेट उसको मिल जाता है। ये गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये एक एसेट स्ट्रक्चरिंग इसको आप बेसिकली कह लें, ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर लेट्स हम कहते हैं कि जी हमें सुकूक नहीं करना चाहिए, हम नॉर्मल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, हम क्यों पार्क दें अपना।
अगर हम सुकूक की तरफ जाते हैं तो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, सूद की जो कॉस्ट है, किराए की जो कॉस्ट है, तकरीबन 0.5 to 0.7% का फायदा है हमें। $500 मिलियन पे दैट इज अबाउट $3 to 4 मिलियन पर एनम, विच इज अबाउट 500 मिलियन रुपीज। तो अगर 5 साल का बॉन्ड है तो तकरीबन 2.5 अरब रुपए आप बचा लेंगे, जो कि अगर आप सुकूक इशू करें। अगर आप सुकूक इशू नहीं करते, आप कहते हैं कि नहीं जी F9 पार्क को जो हम ऐसा नहीं करते, कौमी असासा है, तो आप 2.5 अरब रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। मेरे ख्याल से 2.5 अरब रुपए का ऐसा अमाउंट है जिससे आप कहीं और पार्क भी बना सकते हो और आपका F9 पार्क भी कहीं नहीं जाएगा। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं। जब ये बहुत सारी इसमें बातें होती हैं, नॉइज क्रिएट होती है, तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बाकी दिस इज अ वेरी वेरी वनीला, बहुत सीधी सादी ट्रांजैक्शन है जिसको बातों ने जो है कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो एक बहुत शुक्रिया, भी नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारा, खत्म हो रहा है। तो एक तरह से फिर अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो आई है बात कि जी इससे हम चीपली रीफाइनेंस कर सकते हैं, इनके मुताबिक वो बात दुरुस्त है। कल देखें अब काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश होता है समरी, तो वहाँ यार ये जरा हटके को प्लेज करके सुगो बॉन्ड सर एक सुकून बॉन्ड मिल सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन वो जाहिर है अभी फिलहाल हम नहीं चाहते। मालिकान को मिलेगा। हाँ, तो इस वक्त यही तुम्हारे पार्क को कुछ नहीं हो रहा, कल दोबारा हाजिर होकर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।